ईमानदारी ये अच्छी चीज है, व्यक्ति को ईमानदार होने रहना चाहिए, लेकिन जब उसमें एक विशेषण जुड़ जाए और विशेषण हो कट्टर ईमानदार, तो ऐसी चीजें हमेशा व्यक्ति को भटकाव का रास्ता दिखाती हैं। कट्टर शब्द जिस चीज से जुड़ जाए, कोई धार्मिक रूप से कट्टर हो, कोई आर्थिक रूप से कट्टर हो, कोई सामाजिक रूप से कट्टर हो, तो ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं कि पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया है उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कानून थी 2022 के, उसके धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया गया और इन पर आरोप लगाया गया कि आपने जो शराब का जो आबकारी नीति आपकी थी उसमें आपने अपने लाभ के लिए उस सारे नीतियों को बदला। हमें इस तथ्य पे विचार नहीं करना चाहिए, हमें एक ऐसे परसेप्शन पे विचार करना चाहिए जहां शायद हमारी नजर नहीं पहुंच पा रही है। केजरीवाल जी को 9 ईडी के सम्मन गए और इत्तेफाक देखिए कि केजरीवाल सम्मन के जवाब में सम्मन स्वयं लगे भेजने, जबकि वो पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएंस हैं, आईआरएस रहे हैं, उनके साथ बड़ी लीगल टीमें एक्सपर्ट रहती हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर यह सम्मन किसी सामान्य व्यक्ति को आता तो क्या वो काउंटर सम्मन भेजता ईडी को? और यदि ईडी को काउंटर सम्मन भेजता तो क्या ईडी इतने दिन तक इंतजार करती कि नहीं महोदय हम आपके जवाब देंगे? ऐसा नहीं होता, उस आदमी को तुरंत ईडी गिरफ्त उठाती और लेके चले जाती। इस सिलसिले में केजरीवाल जी को राहत मिला, लेकिन केजरीवाल ने समाज में एक परसेप्शन तैयार कर दिया। सामाजिक रूप से परसेप्शन अगर देखा जाए तो परसेप्शन का मतलब ये हो गया कि इस 9 जो मतलब कि ईडी के सम्मन थे उनको नजरअंदाज करना इस बात का द्योतक था कि बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है और जो समाज का छोटा आदमी, जो प्रजा अपने आप को मानता है इस देश का, उसके लिए ही सारे कानून लागू होते हैं। लेकिन शायद इस मिथक को कल ईडी ने तोड़ दिया। उसने बताया कि आप छोटे हो, बड़े हो, सामान्य हो, खेतीहर किसान हो या एमएलए हो, एमपी हो, सम्मन का जवाब आप नहीं देते हैं तो आपके साथ वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जो श्रीमान केजरीवाल जी के लिए अपनाया गया। अब प्रश्न उठता है क्या एक पॉलिटिकल विंग है, यानी कि आप एक राजनीतिक विचारधारा, चूंकि 2014 का चुनाव सामने है उस आधार पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, या केजरीवाल ने एक मिस्टेक किया उस करप्शन में शामिल होने का जिसका खामियाजा वो आज उभर रहे हैं? वो मिस्टेक क्या था? ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यह इन्होंने प्रॉफिट के लिए, व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मतलब स्टेट का प्रॉफिट नहीं, व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए इन्होंने आबकारी नीति में संशोधन कर दिया, जिसमें एक पैसा आता है, ब्लैक मनी आती है जो लगभग 100 करोड़ के ऊपर और कुछ लोग बताते हैं कि 300 करोड़ के आसपास ये हो सकती है। इसका जो है ब्लैक मनी के तहत जो है घपला किया गया। खैर हम इस चीज को भी ना माने तो क्या केजरीवाल जी के सामने वर्तमान जो सिचुएशन है उन्हें क्या रिलीफ मिल सकता है? एक चीज यह जानिए कि जो एमपी एमएलए है, जो एमपी एमएलए का एक्ट है और जिस धारा 45 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें उन्हें बेल मिलने की गुंजाइश नाम मात्र की है, यानी कि उन्हें बेल नहीं मिलेगा, उन्हें स्वयं प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं निर्दोष हूं। जब तक ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं तब तक इनको बेल नहीं मिलेगी। हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और जेल की हवा खाए। पहले आप देखें, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाएं तो लालू यादव की भी गिरफ्तारी होती है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था तब जेल गए। भ्रष्टाचार के मामले में जयललिता की भी गिरफ्तारी होती है, स्वर्गीय जयललिता की गिरफ्तारी होती है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया तो वो उसके बाद वो जेल गई। तो क्या केजरीवाल जी जेल से प्रशासन चला सकते हैं, जेल से शासन चला सकते हैं? क्या ऐसा कुछ संवैधानिक रूल है भारत में? तो आपका आंसर होगा कि यस, चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जेल प्रशासन की अनुमति चाहिए और जेल प्रशासन का जो मैनुअल है वह इसकी अनुमति नहीं देता कि आप जेल में मीटिंग करिए। चूंकि जो मुख्यमंत्री होता है तो विधायक दल का नेता होता है, मंत्री रहते तो आप जेल में कुछ कार्य कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री रहते आप जेल में तनिक भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप विधायक दल के नेता हैं। कैबिनेट में जो कैबिनेट है उसके आप अध्यक्ष हैं, उसका सर्वे सर्वा हैं आप, तो आपके बिना
शासन नहीं चला जा सकता है। तो अब कुछ लोगों का मानना है कि ये तो एक तो तर्क ये खारिज हो गया कि ये जेल से शासन चला सकते हैं, जिसकी अभी उम्मीद न के बराबर है। अगला होगा कि क्या आर्टिकल 361 के तहत इन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो आर्टिकल 361 आप जब पढ़ेंगे और जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पढ़ेंगे, दोनों का जब आप टैली करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को तो छूट है, कुछ हद तक मुख्यमंत्री को भी छूट है, लेकिन वह छूट सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर में है, क्रिमिनल मैटर में नहीं है। और यहां पर केजरीवाल जी के ऊपर क्रिमिनल मैटर लागू हुआ है, इस नाते इस छूट से भी ये बच जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प होंगे। तो वहां पे माननीय जो उपराज्यपाल हैं, जिसे आप लोग एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वह कैबिनेट को एक मैसेज भेजेंगे कि आप लोग अपना विधायक, अपनी विधान जो कैबिनेट है उसको भंग करिए और अपना विधायक दल का नेता को पुनः निर्वाचित करिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि जो दिल्ली विधानसभा है इस मैटर को, यानी इस सजेशन को अस्वीकार कर देती है, तब एलजी के पास क्या पावर रह जाएगी। यदि अगर दिल्ली विधानसभा इस मैटर को अस्वीकार कर दे, कहे कि हम नहीं कैबिनेट भंग करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी ही हैं, वही रहेंगे, तो ऐसी दशा में क्या हो सकता है। मैंने पहले जेल मैनुअल कहता है कि आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं और बिना मीटिंग का ये हो नहीं सकता है। अब क्या होगा, तब एलजी के पास पावर है कि वह लिखित रूप से राष्ट्रपति को संबोधित करे कि दिल्ली की जो सरकार है वो कानूनी रूप से नहीं चल सकती है, ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। यह एलजी का लास्ट विकल्प होगा कि दिल्ली की सरकार को हम क्या कर ले जाएं, बर्खास्त कर ले जाएं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये रूल बनते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाना एकदम असंभव सा है, लगता नहीं, एकदम असंभव है, और इस जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे। मैंने पूर्व के मुख्यमंत्रियों के एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने इस तरीके का कार्य नहीं किया, चाहे वो श्री लालू जी हो, चाहे स्वर्गीय जयललिता जी हो, चाहे आपका हाल फिलहाल में सोरेन साहब हो, सबको इस्तीफा देना पड़ा है और केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और कोर्ट से इन्हें राहत न के बराबर मिलेगी, इन्हें कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी, ऐसा लीगल जो क्राइटेरिया है वो बताता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।